अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम एनईडी के मैथमेटिक्स के 2012 के पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अगेन मैंने 2003 से ऑनवर्ड्स तमाम पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। 2020 से ऑनवर्ड जितने भी एनईडी के पेपर्स थे मैंने वो भी प्लेलिस्ट के अंदर सॉल्व करवाए हुए हैं सारे के सारे। और 2012 से लेके 2019 तक के जो पेपर्स हैं मैं उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास के अंदर एनईडी के 2012 के पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे। एक चीज जो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बेटा सिर्फ पास पेपर्स कवर करने से आपकी तैयारी अच्छी नहीं होने वाली। आप पास पेपर्स को लाजमी सॉल्व करो। पास पेपर्स आर समथिंग वेरी क्रूशियल। पास पेपर्स को लाजमी सॉल्व करना चाहिए, मगर साथ साथ आपने एप्टीट्यूड की अपनी बाकी तैयारी भी करनी है। एप्टीट्यूड के अंदर तमाम टॉपिक्स को कवर करना है। पास पेपर्स के ऊपर से सिर्फ आप रिलाय नहीं कर सकते। तो भाई प्रॉपर आपने अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। अभी रिसेंटली न्यू बैच स्टार्ट हुआ, आप उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो आपने पास पेपर्स के अलावा भी बाकी तमाम टॉपिक्स को एप्टीट्यूड के अंदर टच करना होता है। अब देखो, मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है इस पेपर के अंदर, बड़े मजे का क्वेश्चन आ रहा है। 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है। इफ टू या ऑल कर्व्स इंटरसेक्ट ऑन द ग्राफ देन द रीजन इज कॉल्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आपके पास कभी भी पर्टिकुलरली ग्राफ के अंदर अगर दो कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं तो भी रीजन क्या होता है? जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है? सॉल्यूशन रीजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये जो आपके पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर है ना, उससे थ्योरेटिकल पार्ट्स आ रहे होते हैं। फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन, ऑन द लाइन, ये मतलब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं ना, ये सिर्फ आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन से या आपके पास नॉर्मली जो डेटा पूछा जाता है वो थ्योरेटिकल पूछा जाता है। तो बड़े मजे के क्वेश्चन होते हैं इसके। मैंने बाय द वे इसके एमसीक्यूज भी सारी कवर करवाए हुए हैं इकट की प्लेलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द पॉइंट -4,7 लाइज अबव द लाइन और बिलो द लाइन इफ द इक्वेशन 5x प्लस का 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होती है कि आपको एग्जामिनर एक पॉइंट दे रहा है और आपसे कह रहा है कि भाई ये पॉइंट जो है ना इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ऑन दी लाइन लाई कर रहा है, या बिलो दी लाइन लाई कर रहा है। आपने कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। आपको पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट आपके पास एक्स और वाई आ रहा है। आप सिंपल तरीके से इस पॉइंट को उठा के अपनी इक्वेशन के अंदर प्लॉट कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 4y प्लस 1। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे आपके पास -4 डाल दिया जाएगा। जहां जहां y आ रहा है वहां पे बेटा आप 7 की वैल्यू को डालोगे। सिंप्लीफाई करके चेक करोगे आंसर आपके पास ग्रेटर देन जीरो, लेसर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि जो भी आपको पॉइंट गिवन होता है ना, आप उस पॉइंट को अपनी इक्वेशन में डालते हो और इक्वेशन में डालने के बाद चेक करते हो कि आंसर क्या आ रहा है। अगर तो आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब होता है कि आपका पॉइंट अबव द लाइन लाई कर रहा है। अगर आपके पास आंसर कैसा आ जाए? लेसर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब होता है बिलो द लाइन लाई कर रहा है। अगर आपके पास आंसर इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? ऑन द लाइन आपका पॉइंट लाई कर रहा है। तो आपने यही काम करना है, इस पॉइंट को उठा के प्लॉट कर देना है। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 5 का 5 आगे x के अंदर नेगेटिव का 4 प्लस का 4 एज इट इज y के अंदर y की वैल्यू डालोगे 7 प्लस का 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करवाओगे तो 5 4 जार नेगेटिव का 20 प्लस का 4 7 जार क्या होगा? 4 6 जार 24, 4 7 जार इज 28 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो मुझे साफ तौर पे बता भी नेगेटिव का 20 प्लस का 28 क्या बनेगा? पॉजिटिव का 8 प्लस का 1, तो आंसर क्या होगा? प्लस का 9 होगा। तो 9 कैसा नंबर है? आपके पास ग्रेटर देन जीरो का नंबर है। 9 आपके पास कैसा नंबर है? जीरो से बड़ा नंबर है। इसका मतलब मेरा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अबव द लाइन, यानी कि ये पॉइंट लाइन से अबव लाई कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अक्सर सर्कल के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आता है या लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ऐसे यहाँ पे लाइन के हिसाब से गिवन है, या सर्कल के अंदर भी बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक पॉइंट गिवन होगा, एग्जामिनर बोलेगा कि भाई ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, आप उस पॉइंट को उठा के इक्वेशन में डालोगे, अगर तो आपके पास आंसर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब अबव दी लाइन या अबव दी सर्कल है, या आपके पास आउटसाइड दी सर्कल है। या अगर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो लेसर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब होता है बिलो दी लाइन या फिर इनसाइड दी सर्कल। और अगर आंसर आपके पास इक्वल टू जीरो फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ऑन दी लाइन या ऑन दी सर्कल एंड सो ऑन। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई अगर 2 की पावर में x प्लस थ्री ये बराबर है 32 के, देन 3 की पावर x प्लस टू किसके बराबर होगा? तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? देखो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है, 2 की पावर x प्लस का 3 इक्वल टू के बाद 32 का 32। बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सेम हो जाती है तो उनके एक्सपोनेंट भी बराबर हो जाते हैं। तो 32 होता क्या है? 32 होता है 2 की पावर 5 के। तो भाई यानी कि देखो इक्वल टू के आमने सामने मैंने दोनों तरफ बेसिस को सेम कर दिया, यानी कि दोनों तरफ 2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई? x प्लस थ्री इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 5 में से माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा भैया 5 माइनस का 3 ऑब्वियसली 2 के
बराबर, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सिंपल तरीके से 2 के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है 3 की पावर x प्लस का 2। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे 2 को डालूंगा तो क्या बन जाएगा, x की जगह पे मैं 2 प्लॉट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से क्या, 3 की पावर 2 प्लस 2 3 की पावर 4 बन जाएगा। और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 के बराबर होता है। विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के क्वेश्चन आपका क्या हो जाना है, सॉल्व हो जाना है। सही है ना बेटा, ऑप्शन कैट्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है, अगर आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस का कॉस 2x देन डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेके बताना है। अब देखो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे जो शागिर्द होते हैं ना भाई, उनको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की मैं बहुत डिटेल में बहुत तरीके से तैयारी करवाता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग लाइफ के लिए। भाई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर आपने नहीं समझी ना जिंदगी के अंदर, तो इसका मतलब आपकी इंजीनियरिंग लाइफ जो है ना बिल्कुल अजाब बनने वाली है। तो बहुत तरीके से उसमें फोकस किया करो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के ऊपर। एग्जामिनर कह रहे हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव बताना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। और कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये होगा मेरे पास कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन, और एंगल एज इट इज का एज इट इज आ गया। फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो 2 का 2 आ जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगेन ई की पावर एक्स एज इट इज आएगा। और अब की बारी में देखो ये नेगेटिव का जो 2 है ना, ये नेगेटिव का 2 मेरे पास कांस्टेंट है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव और 2 ये कांस्टेंट है, पहले लिख दिया। और साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस के बराबर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा ई की पावर एक्स नेगेटिव का 2 2 जार 4 इंटू कॉस 2x। तो चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, ई की पावर एक्स नेगेटिव का 4 कॉस 2x, ई की पावर एक्स नेगेटिव का 4 कॉस 2x। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, बाकी सारे ऑप्शन गलत आ रहे हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, देखो cos 2x वाले 3 ऑप्शन हैं, उनमें से सिर्फ एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ई की पावर एक्स माइनस का 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो बात एक ही है, इंटू cos 2x करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास x की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, x बराबर आ रहा है a cos थीटा के, y बराबर आ रहा है किसके, a sin थीटा के। एग्जामिनर कहता है dy बाय dx बताओ। देखो कभी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है तो सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से पहली वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो इंडिविजुअल। तो a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, a cos थीटा का डेरिवेटिव होगा a का a, और cos का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का sin थीटा, सही है ना। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू sin थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है cos थीटा। अब देखो dy बाय dx निकालना है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि आपको दो इक्वेशंस दी जाती हैं और आपको उनका कंबाइंड डेरिवेटिव लेना होता है। निकालने का तरीकेकार ये होता है कि आप पहली इक्वेशन का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लो, जैसे मैंने a cos थीटा का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लिया, फिर हमने a sin थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा ये a sin थीटा लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पे a sin थीटा लिखा हुआ है, तो a sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट है पहले आ गया, और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो a sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, a cos थीटा के बराबर। और सिमिलरली a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, a इंटू नेगेटिव sin थीटा। अब निकालना क्या है, dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे निकालते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करवा दो फर्स्ट इक्वेशन के साथ। यानी कि जब आप डेरिवेटिव ले चुके हो ना, अब आपके पास जो आंसर आया है सेकंड इक्वेशन का, उसको डिवाइड करवा दो फर्स्ट इक्वेशन के आंसर के साथ। देखो सिंपल तरीके से जो भी आपके पास सेकंड इक्वेशन आ रही है, आपने करना क्या है, सेकंड जो भी आपके पास सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव था उसको आप डिवाइड करवा दोगे फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेटिव से। देखो सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास a cos थीटा, इसको हम डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेटिव के साथ, डेट वाज a इंटू नेगेटिव का sin थीटा। तो बेटा a से a कैंसिल आउट हो गया, cos डिवाइडेड बाय sin क्या होता है, cot होता है, तो नेगेटिव का cot थीटा विल बी माय करेक्ट आंसर। देखो कैसे सॉल्व किया, बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास दो कभी भी इक्वेशंस गिवन हो और आपको उनके ऊपर dy बाय dx निकालना हो, रिमेंबर दिस थिंग कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास जो पहली इक्वेशन गिवन थी हमने सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा a इंटू नेगेटिव का sin थीटा। सिमिलरली हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, a sin थीटा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a cos थीटा। आपको चूंकि dy बाय dx चाहिए, यानी कि आपके पास y वाली इक्वेशन ऊपर होनी चाहिए, x वाली इक्वेशन नीचे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के डेरिवेटिव को फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करवा देंगे और सिंपल तरीके से बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट वैसे बाय द वे कहलाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसके अंदर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है 1 2 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 9 14 14 14 14 15 16 19, फाइंड द मॉडल वैल्यू। देखो मॉडल वैल्यू का मतलब क्या होता है, मॉडल वैल्यू का मतलब होता है वो पर्टिकुलर नंबर जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी से रिपीट हुआ हो, यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का एक और नाम क्या होता है, मॉडल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मॉडल वैल्यू पूछ रहा है। अगेन मीन मॉड मीडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है यार, ऐसे क्वेश्चन तो हमने हलवे की तरह सॉल्व किए हुए हैं। तो भाई देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 3 दफा हो रहा है, 7 4 दफा हो रहा है, 9 भी 4 दफा हो रहा है।
14 देखो कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 14 रिपीट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 14। तो मॉडल वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी में रिपीट हुआ उसको कहा जाता है मॉडल वैल्यू। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कहते हैं अ कॉर्ड पासिंग टू द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड डैश। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक कॉर्ड जो आपके पास फोकस ऑफ द पैराबोला से पास हो जाए और परपेंडिकुलर और एक्सिस को क्या कहते हैं, लेटिस रेक्टम कहते हैं, एसेंट्रिसिटी कहते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। अब देखो पैराबोला का कॉन्सेप्ट है, पहले जरा बात समझो। देखो अगर बात नहीं समझ में आएगी ना तो क्वेश्चन बेकार है समझना। अब देखो लेट सपोज ये पैराबोला आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक पैराबोला है। हमें मालूम है पैराबोला के अंदर यहाँ पे होता है क्या, वर्टेक्स होता है उसका। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, उसका फोकस होता है। ये वाली जो लाइन होती है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी पैराबोला के अंदर कॉर्ड कहा जाता है उस लाइन को, वो लाइन जो आपके पैराबोला के ऊपर जस्ट 2 पॉइंट्स को टच कर रही होती है उस लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। कॉर्ड क्या होता है भाई, एक ऐसी लाइन जो आपके पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट्स को टच कर रही है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो एग्जामिनर कह रहा है एक ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे, जो कि कहां से पास करे, फोकस से पास करे। यानी कि एक ऐसा कॉर्ड है जो फोकस से पास कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला के। तो भाई एक ऐसी लाइन जो कि ना सिर्फ फोकस से पास करे बल्कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर, और ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऐसी लाइन को लेटिस रेक्टम कहते हैं। लेटिस रेक्टम की डेफिनेशन ही क्या होती है कि वो लाइन जो आपके कॉनिक्स के फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, तो ऐसी लाइन को कहा जाता है हमारे पास लेटिस रेक्टम। क्लियर है मेरे प्यारे बेटे। फोकल कॉर्ड क्या होता है, अच्छा किसी बच्चे के जहन में क्वेश्चन आ जाए सर फोकल कॉर्ड फिर क्या होता है। देखो फोकल कॉर्ड वो पर्टिकुलर लाइन होती है जो फोकस के पॉइंट से पास करते हुए पैराबोला के 2 पॉइंट्स को टच करती है, वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर नहीं होती, ऐसी लाइन को फोकल कॉर्ड कहा जाता है। और अगर एक लाइन जस्ट पैराबोला के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है वो सिंपल कॉर्ड होता है। फोकल कॉर्ड इज दैट लाइन जो फोकस से पास करते हुए पैराबोला के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। लेटिस रेक्टम वो लाइन होती है जो ना सिर्फ फोकस से पास करे, ना सिर्फ पैराबोला के 2 पॉइंट्स को टच करे, बल्कि साथ साथ एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर भी हो। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं लेटिस रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज डैश। तो भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स देगा कब, देखो हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है तभी तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो नॉर्मल सी बात है ना। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे कॉम्प्लेक्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है भाई लेसर देन 0 होगी। लेसर देन 0 का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव के अंदर होना। लेसर देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव के अंदर होना। तो ये जो 2012 का पेपर है ना, अगर आप इसकी स्ट्रेटेजी देखो तो थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा है, मजे का पेपर है भाई, ये नॉर्मल पेपर नहीं है, मजे का पेपर है। कि इस पेपर के अंदर अगर आप और से देखो तो आपके बड़े मजे मजे की छोटी छोटी बातें गिवन है, कॉन्सेप्चुअल बातें गिवन है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ज्यादा है इस पेपर के अंदर। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी जब आपके रूट्स नेगेटिव के अंदर हो, तो भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स कब होगी तो उसका रूट्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है लेसर देन 0 होंगे। लेसर देन 0 का मतलब ही क्या है, नेगेटिव के अंदर होंगे। जाहिर सी बात है 0 से छोटा नंबर क्या होता है, नेगेटिव का होता है। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है विच रिप्रेजेंट दी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज। पहले तो भाई आपको लव समझना पड़ेगा मोनोटोनिक होता क्या है। अक्सर बच्चे जो है ना रट्टे मार मार के जो बैठ के बैठे होते हैं ना, इंटर में रट्टे मार मार के 80+% लेकर आ गए, तो भाई कॉन्सेप्ट नहीं होते उनके पास। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना 2012 ऑनवर्ड के, अगर आप पेपर्स देखोगे ना तो यहाँ पे लॉजिकल चीजें अब ज्यादा पूछी जा रही हैं। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है मोनोटोनिक, तो भाई मोनोटोनिक सीरीज होती ही क्या है। भाई लेट सपोज मैं आपके सामने एक ऐसी मोनोटोनिक, मोनो का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ वन, यानी कि मैं अगर आपके सामने एक सीरीज बनाता हूँ ना 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एक मोनोटोनिक सीरीज है। या मैं आपके सामने लिखता हूँ 9 8 7 6 5 4 एंड सो ऑन, तो ये भी एक मोनोटोनिक सीरीज है। मगर ये वाली सीरीज कैसी है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज है। ये वाली सीरीज कैसी है, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। भाई मोनो का मतलब सिंगल, मोनो कहते हैं सिंगल को, यानी कि अटोनिक सीरीज, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज का मतलब क्या है कि भाई इंक्रीज कर रही है ये वाली सीरीज, और ये वाली सीरीज डिक्रीज कर रही है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि भाई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज है। तो भाई ये वाली सीरीज की ऑब्वियसली एग्जामिनर बात कर रहा है। देखो इंक्रीजिंग सीरीज में होता क्या है कि भाई हर अगली
टर्म पिछली टर्म से बड़ी होती है। लेट सपोज 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। वाइल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज में क्या होता है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होती जाती है, यानी कि 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 एंड सो ऑन। तो देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज आपको गिवन है। तो अब ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज होती है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, आपका सिंपल तरीके से करेक्ट आंसर आपके पास बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है कि भाई ए की पावर एन प्लस का 1, क्योंकि आपकी इंक्रीजिंग सीरीज की बात हो रही है। ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा पिछली टर्म के मुकाबले में। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर मेरे पास डिक्रीजिंग सीरीज है, तो डिक्रीजिंग सीरीज के अंदर क्या होता है, ये होता है ए की पावर एन प्लस का 1, ये छोटा होगा या बराबर होगा किसके, ए की पावर एन से। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज होती है तो उस केस में हम इस तरह की कंडीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब अगर आप चारों अपने ऑप्शंस को देखते हो तो इनमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपको खाली दिख रहा है, बाकी तो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। वैसे इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप फिर बारी बारी ऑप्शंस को देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले ऑप्शन को देखते हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक पिछली टर्म की बात हो रही है, यानी कि ए की पावर एन बड़ा है एज कंपेयर टू अपनी पिछली टर्म के मुकाबले में, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। आगे तो ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर एन को बड़ा कहा हुआ है और एज कंपेयर टू किसी और के, सही है ना। वाइल ऑन दी अदर हैंड ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक नेक्स्ट टर्म की बात हो रही है और फिर पिछली टर्म की बात हो रही है, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या कह रहा है एग्जामिनर, कहता है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा। याद रखिएगा वैसे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, मगर यहाँ पे एग्जामिनर ने चालाकी करी हुई है, अक्सर बच्चे सिर्फ 1/ओमेगा पे टिक करके आ जाएंगे, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, कभी भी ऑप्शंस के अंदर अगर आपको बोथ का लफ्ज आ रहा हो या ऑल ऑफ दीज आ रहा हो तो हमेशा उस ऑप्शन को चेक किया करो। ये देखो ये पेपर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बेतहाशा आए हुए हैं, 2012 ऑनवर्ड जितने पेपर थे थ्योरेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग पेपर हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा क्या होंगे। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर में 1 आए। तो अगर मुझे ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो पहला ऑप्शन क्या है, 1/ओमेगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, देखो आंसर 1 आ रहा है, यानी कि 1/ओमेगा तो मेरा करेक्ट आंसर है। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाऊं, सेकंड ऑप्शन क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर जो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मतलब क्या है, 1 ही होता है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ओमेगा का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करके आते हैं कि भाई ए को पे टिक करके आ जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है कंफ्यूज करने के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एग्जाम को आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा 2012 के पेपर के अंदर तमाम के तमाम क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है if A and B are the two mutually exclusive events then P A intersection B will be equal to dash। बेटा सबसे पहले तो आपको लफ्ज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आइडिया होना चाहिए। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ऐसे दो पर्टिकुलर इवेंट्स का होना जिनमें कुछ भी सिमिलैरिटी ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, इन दोनों इवेंट्स के अंदर अगर कुछ भी सिमिलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती ना तो ये क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अगर मुझे इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढना है तो कॉमन क्या होगा, कॉमन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो रट्टे वाले बच्चे होते हैं वो नहीं सॉल्व कर सकते इन क्वेश्चंस को अनलेस एंड अनटिल आपके पास कॉन्सेप्ट ना हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत दफा अपने लेक्चर्स में सॉल्व करवाया हुआ है। एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 के फैक्टोरियल के। देखो कभी भी आपके पास ऊपर और नीचे फैक्टोरियल बेस्ड टर्म आ जाए, हमेशा आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग हमेशा सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। देखो n-2 और n+2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, n+2। अब देखो ऊपर वाली टर्म को जो छोटी वैल्यू उसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, और जो बड़ी वैल्यू में इसको एक्सपेंड करवाऊंगा, कहां तक एक्सपेंड करवाऊंगा कि ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल आउट ना हो जाए। तो फैक्टोरियल ओपन कैसे होता है, एक दफा अपनी वैल्यू को एज इट इज लिखोगे, फिर इसमें से एक माइनस करके लिखोगे, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, -2 करोगे, और मैं
आगे क्या करूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा ऐसे जब तक मेरे पास n-2 फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, n+2 -3 करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, n+2 -4 करूंगा। यहां पे ले जाके मैं इसको रोक दूंगा, क्योंकि देखो +2 - 4 क्या बन जाएगा, इवेंचुअली n-2 फैक्टोरियल बन रहा होगा, तो इस टर्म से टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ पे बच रहा होगा 1/n+2, फिर 2 माइनस का 1, ये बन जाएगा n+1। आगे हो जाएगा सिंपल n, फिर आगे हो जाएगा सिंपल n-1। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन रहा होगा। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे चेक कर लो भाई कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है। भाई ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल आउट हो गया, और वैसे आपस की बात है ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि आपके पास तो आंसर आ रहा है 1/। तो ये सारे तो आपको न्यूमरेटर की फॉर्म में गिवन है, डिनोमिनेटर में तो किसी का आंसर गिवन ही नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर वैसे ही आपको बचल गया ऑप्शन नंबर डी। मगर लेट सपोज आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं अगर डिवीजन वाले भी ना, तो फिर आपको सिंप्लीफाई करवाना पड़ता है इसे। पहले n+1 n-1 को करवाते तो क्या बन जाता है, इसको मैं फर्दर भी सॉल्व करवा सकता हूँ, क्या बन जाएगा। साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई n × n+2 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। n+1 × n-1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n² - 1। सिंपल a+b × a-b का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। अब आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते फिर लास्ट में n से मल्टीप्लाई करवाते हो, आपको करेक्ट आंसर आ जाता है। मगर अगेन क्योंकि कोई भी आंसर आपके पास वन डिवीजन की फॉर्म में है ही नहीं, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन वैसे ही गलत हैं, सिर्फ करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इनवर्स फंक्शन बताइए y = x+1 का। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि इनवर्स फंक्शन बताइए y = x+1 का। अब देखो आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन क्या गिवन है, y = x+1, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है कि बेटा देखो पहला स्टेप तो ये होता है कि y की फॉर्म में आपको डेटा गिवन होगा, अगर fx की फॉर्म में होता है तो आप उसको y में पहले कन्वर्ट करवा देते हो। सेकंड स्टेप में आप x की रिस्पेक्ट से अपनी वैल्यू को फाइंड करते हो। x की रिस्पेक्ट से फाइंड करने का मतलब क्या है कि भाई x की रिस्पेक्ट से आंसर निकालना है, तो प्लस के 1 को वहां भेज दो, वहां के क्या बन जाएगा, y - 1। दैट्स अ वेरी सिंपल सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x होता है उसको रिप्लेस करवाते हो आप f इनवर्स x से, और जहां जहां y होता है उसको रिप्लेस करवाते हो x से। तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू, आगे आपके पास हो जाएगा y की जगह पे x - 1। तो ये आपके पास आ गया इनवर्स की वैल्यू। f इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x - 1 के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चेक भी करना चाहो कि आपने सही किया है या गलत किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जैसे आपको दिखा रहा है कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर आप सेकंड ऑप्शन को चेक करो तो ये x+1 है, तो अगर मैं नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन भी ले लूं तो मेरे पास कभी भी नेगेटिव का ब्रैकेट में x+1 नहीं गिवन मुझे कहीं पे भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, या ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, सिंपल इज दैट। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वैसे बाय द वे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आगे होगा 1 प्लस का 1/n होल पावर में n किसके बराबर होगा। याद रखिएगा बेटा लिमिट्स के अंदर हमारे पास एक बेसिक थ्योरम होता है कि लिमिट x कभी भी या लिमिट की कोई भी वेरिएबल अप्रोच कर रहा हो इंफिनिटी के ऊपर, फर्स्ट टर्म आपकी 1 के बराबर होनी चाहिए, सेकंड टर्म आपके पास जो भी आ रही है, अगर सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर मौजूद है, सेकंड टर्म 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1 के बराबर। तो इसका आंसर हमेशा होता है सिंपल नेचुरल नंबर यानी कि यूलर्स नंबर e के बराबर। तो देखो इस क्वेश्चन में वैसे बाय द वे ये जिसने भी ये पेपर बनाया उन्होंने गलती करी हुई है, यहाँ पे लिमिट x नहीं होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा। तो 1 प्लस का 1/n होल पावर के अंदर n किसके बराबर होगा, देखो सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो आंसर होगा e के बराबर। ऑप्शन नंबर अल्फा इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई 2012 का जो पेपर है ना, बेतहाशा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते इसको यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया ना, क्या कह रहा है, कहता है दुनिया में एक फिगर है हैविंग 7 साइड्स, कहता है एक फिगर है उसके पास 7 साइड्स हैं, तो बताइए कितने डायगोनल्स फॉर्म होंगे। बेटा ये नस्ट लेवल का फास्ट लेवल का क्वेश्चन है, वहां के बच्चे को हम सॉल्व करवाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई कभी भी अगर आपको साइड्स गिवन हो, आपको डायगोनल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि भाई नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होता है आपके पास n कॉम्बिनेशन 2 माइनस के n के। आसान भाषा में इसको निकालने का एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट होता है n इंटू n माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यानी कि देखो कहने का मकसद क्या है कि अगर कभी भी आपको पर्टिकुलरली नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, साइड्स गिवन, हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है आपको कि एक फिगर के पास 7 साइड्स हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 7, n की जगह पे 7 डाल दीजिए, 7 इंटू 7 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7
और 7 - का 3 कितना होगा? 7 में से अगर 3 को आप माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है 4 बचेगा। डिवीजन में 2 का 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 7 2 जार 14। यानी कि एक ऐसी फिगर जिसकी 7 साइड्स, यानी कि हेप्टागोन आ रही है फॉर एग्जांपल 7 साइड्स की फिगर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 14 के बराबर होंगे। तो आपने इसको क्या कहना है कि भाई कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे? 14 के बराबर। क्लियर है बेटा? कहने का मकसद क्या है कि भाई नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे 14 के बराबर। तो भाई ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है इफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। भाई मेरे तमाम शागिर्दों, मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है। भाई मेरे वो तमाम बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं ना, दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग, एक बड़ा मजे का एक शॉर्टकट होता है। तो भाई अगर आप भी चाहते हो कि आपको शॉर्टकट के साथ प्रॉपर्ली डिटेल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हो विद द बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल इन पाकिस्तान, और सिर्फ 7,000 रुपीज के अंदर, इसके अंदर फास्ट की, एनईडी की, नस्ट की, आईबीए की, कॉमसेट्स की, लम्स की, प्यास की, जीआईकेआई की, दाऊद की, केयू की, सबकी तैयारी शामिल होगी। तो आप सिंपल मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और आप एप्टीट्यूड के न्यू बैच जो भी रिसेंट बैच स्टार्ट हुए उसके अंदर ऐड हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त एमटी कैट साइट का है तो भाई एमटी कैट के बैच भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन 7,000 रुपीज, जिसके अंदर बच्चे की एमटी कैट की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी अलॉन्ग विद एकेयू, दैट इज आगा खान यूनिवर्सिटी। उसके साथ एनईडी के नस्ट के अंदर अगर वो सीएस में अप्लाई करना चाह रहा है मेडिकल का बच्चा, उसकी तैयारी भी करवाई जा रही होती है। खैर वापस आते हैं। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सर्कल की इक्वेशन गिवन है और आपको सर्कल का सेंटर निकालना है। देखो इसको निकालने का एक शॉर्टकट होता है। कभी भी सर्कल की इक्वेशन अगर गिवन है ना, तो जो सिंगल पावर वाला एक्स और सिंगल पावर वाला वाई है, यानी कि सिंगल वेरिएबल पावर एक्स एंड सिंगल वेरिएबल वाई, आपने सिंपल तरीके से दोनों को -2 के ऊपर डिवाइड करवा देना है। क्या करवा देना है? दोनों को बारी बारी -2 पे डिवाइड करवा देना है। तो भाई -2 से -2 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपल आपके पास 1 आ जाएगा, पॉजिटिव का 1। और यहाँ पे देखो -2 से अगेन -2 कटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। यानी कि आपको पहले तो पता चल गया कि सेंटर की वैल्यू किसके बराबर है। सेंटर का आंसर डायरेक्टली आ गया 1,1 के बराबर। यानी कि आपको सेंटर का आंसर विद इन सेकंड में मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? दोबारा समझ लीजिए कि भाई देखो कभी भी अगर आपके पास दुनिया के अंदर, कभी भी अगर आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपको उससे सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी सिंगल पावर वाला एक्स और सिंगल पावर वाला वाई आ रहा है, आपने दोनों को सिंपल तरीके से -2 के ऊपर डिवाइड करवाना है। जब आप डिवाइड करवाओगे आपके पास विद इन सेकंड्स के अंदर सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? तो आपका विद इन सेकंड में सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर की वैल्यू क्या आ गई? 1,1। अपने अगर आप चारों ऑप्शंस को आप देखो ना, तो भाई एक ही आंसर है जहां पे प्रूव हो रहा है, और वो ये वाला ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि सेंटर की वैल्यू किसके बराबर है? 1,1 के बराबर है। ऑल दो आगे एग्जामिनर ने रेडियस भी मांगा हुआ है, मगर चूंकि आपको साफ तौर पे दिख रहा है सेंटर का 1,1 कहीं और आ ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा। अदरवाइज रेडियस निकालना भी सिखा देता हूँ। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो भाई जी का स्क्वायर यानी कि आपके पास जो भी सेंटर की वैल्यू आई है, ये ऑल्दो नेगेटिव जी नेगेटिव एफ होता है, मगर जी स्क्वायर है तो आपको मसले की बात नहीं, आप डाल दो तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। एफ के अंदर क्या आ गया? 1 का स्क्वायर आ गया माइनस का सी। तो देखो कांस्टेंट आपका क्या है? आपका यहाँ पे कांस्टेंट है 3/2। इनको सिंप्लीफाई करवाओ तो ये बनेगा 2 माइनस का 3/2, 2 माइनस का 3/2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लोगे तो 4 में से 3 जाएंगे तो ऑब्वियसली ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या हो जाएगा? 2 का 2। सिंप्लीफाई करवाओ तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 जब रूट दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करोगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या हो गया? सिंपल तरीके से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। विद इन सेकंड्स के अंदर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकंड्स के अंदर। अब देखो बेटा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 की हमारे पास लॉजिक ये है कि एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक सिंपल सा एक सीक्वेंस गिवन है, एक सिंपल सी एक टर्म की सीरीज गिवन है, यानी कि 1,m,12 माइनस का m is in GP, then find the value of n। यानी कि एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास ये सीक्वेंस आ रहा है, अगर आपके पास ये सीक्वेंस आ रहा है तो फाइंड करके बताओ कि भाई m की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर इस क्वेश्चन को बताया हुआ होता है कि भाई आपके पास देखो एक बेसिकली इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। आपके पास बेसिकली जीपी के अंदर एक सीक्वेंस आ रहा है, एग्जामिनर ने बता दिया जीपी है, कहते हैं m की वैल्यू निकालो। अब कैसे निकालेंगे? देखो हमें मालूम है अगर दुनिया में कोई भी सीरीज जीपी की है या कोई भी प्रोग्रेशन अगर जीपी का है, तो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो विल रिमेन द सिमिलर। यानी कि पहली दो टर्म्स के अंदर जो भी कॉमन रेशियो होगा, वही कॉमन रेशियो सेकंड और थर्ड टर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पहली दो टर्म्स के अंदर जो कॉमन रेशियोज को अगर मैं R1 कहता हूं और लास्ट की टू टर्म्स के कॉमन रेशियो को मैं R2 कहता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीपी, R1 और R2 हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि कॉमन रेशियो तो होती है वो टर्म है जो थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट द सीरीज हमेशा सिमिलर
सिमिलर रहेगी तभी तो जीपी होगा। तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई पहली दो टर्म्स का R1 और लास्ट के दो टर्म्स का R2 हमेशा सिमिलर होगा, कॉमन रेशो हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई R1 क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे देखो इसके लिए मेरा R क्या होगा, अगेन मेरी सेकंड टर्म अब ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 12 माइनस का m डिवाइडेड बाय m। सिंप्लीफाई से अगर आप करवाओ तो देखो ये m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि m स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12 माइनस के m के। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका जो आसान तरीका है वो ये है कि भाई बारी बारी अपने ऑप्शंस को लो और m की जगह पे प्लॉट करके चेक कर लो किसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहे हैं। या दूसरा तरीका ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा लो मिडिल टर्म ब्रेक करवा के। मैं आराम से उसको ब्रेक करवा के सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। तो भाई देखो तमाम वैल्यूज को अगर मैं दूसरी तरफ भेज दूं तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस का m माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो मैंने तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे फैक्टर्स को ब्रेक करवा देता हूँ। तो अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करवाऊं तो बेटा क्या आंसर आएगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 3 4 12 होता है। तो मैं कहता हूं प्लस का 4m माइनस का 3m माइनस का 12। हमने सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करवाया, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया और बीच जो भी मिडिल टर्म आई, जो भी आपकी पर्टिकुलर आंसर आया उसको दो टर्म से ब्रेक कर दिए ताकि मिडिल टर्म का आंसर आ जाए। तो पहली दो टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है m। भाई ये बच्चों वाली ट्रिक होती है मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट मेथड। अगेन देखो पास पेपर्स को आपने साथ साथ लाजमी तौर पे सॉल्व करना है। मैं एक बात स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि देखो सिर्फ पास पेपर्स करके तैयारी नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट अपने पूरे लेने हैं, कॉन्सेप्ट आपको डिटेल तैयारी अपनी पूरी करनी है। पास पेपर्स आपको एक चेरी ऑन दी टॉप कहलाते हैं, पास पेपर्स आपको एक अच्छा आइडिया देते हैं, पास पेपर्स आपकी जो 30% आपने अपने आपको पॉलिश किया है ना उसको 60 पे ट्रांसफर कर देंगे। याद रखिएगा अगर आपने एप्टीट्यूड की तैयारी अपनी साथ साथ कर रहे हो और अगर नहीं स्टार्ट करी तो काइंडली बैच के अंदर एनरोल करवाओ और अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बातें कोई टीचर आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई लेट्स सपोज मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड है। अब मैं नॉर्मली जब पेपर्स को वीडियो से सॉल्व करवा रहा हूं मैं उसमें नहीं बता सकता है इतनी डिटेल के अंदर जाके कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या होता है। बट व्हेन यू आर कमिंग इन दी बैच तो ऑब्वियसली वहां पे ऊपर हम लोग डिटेल के अंदर वो चीजें पढ़ा रहे होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, पास पेपर्स अगर सिर्फ पास पेपर्स आप कर रहे हो ये गलत स्ट्रेटेजी है, आपके 60 नंबर भी नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है, तैयारी अपनी पूरी करनी है और दिन में एक टाइम लाजमी तौर पर मुख्तस करना है, उसके अंदर पास पेपर्स को लाजमी सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। सिर्फ पास पेपर्स करके ना जाओ काइंडली। लेक्चर्स के अंदर जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस ही आते हैं, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आता। आपने अगर मेरे लेक्चर्स को तरीके से ले रहे हो, मेरे लेक्चर्स को तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे हुए तो आप टॉप करके आओगे, पोजीशन लेकर आओगे, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। खैर वापस आते हैं तो भाई देखो यहाँ पे पहली दो टर्म में से क्या चीज कॉमन आएगी, m प्लस का 4। लास्ट की दो टर्म में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, नेगेटिव का 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगेन m प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया m प्लस का 4, दूसरा आ गया m माइनस का 3। यानी कि मेरे पास बेटा m की एक वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 4 और m की दूसरी वैल्यू किसके बराबर आएगी, पॉजिटिव के 3 के। तो ये मेरे पर्टिकुलरली दो आंसर्स आ गए, एक नेगेटिव का 4 और एक पॉजिटिव का 3। तो नेगेटिव का 4 और पॉजिटिव का 3 कहाँ आ रहा है भाई, नेगेटिव का 4 और पॉजिटिव का 3 आ रहा है ऑप्शन बनाना के अंदर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बनाना। क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि यार अगर z की वैल्यू आ रही है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z मॉडुलस। अब देखो z मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि आपने सिंपल तरीके से जो भी आपके पास रियल टर्म आ रहा है आपने उसका भी स्क्वायर करना है और जो भी आपके पास इमेजिनरी टर्म आ रही है आपने उसका भी स्क्वायर करना है। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। मॉडुलस के अंदर बेसिकली हम करते हैं क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम cos स्क्वायर प्लस का sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, और अंडर रूट 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट 1 भी 1 के बराबर ही होता है। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया विद इन सेकंड्स के अंदर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 19 को मार्क कर लो भाई। क्या कहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है कि भाई एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। बेटा देखो दुनिया के अंदर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होता है उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर है 0 के। तो आगे एग्जामिनर कह रहा है वैल्यू ऑफ के बताइए। यानी कि देखो एग्जामिनर ने साफ तौर पे बताया हुआ है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं 2 3 1 और के। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर आ रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स का देखो बेटा मतलब ये होता है कि ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा किसके, 0 के। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा तो किसके बराबर होगा, 0 के। तो सिंप्लीफाई करवा लीजिए, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू नेगेटिव का 3 वहां पे जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। तो आपके पास k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल 3 डिवाइडेड बाई 2k। आपके पास k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ
आ जाएगी सिंपल 3/2 के क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद इन सेकंड्स के अंदर। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है? लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अरे भाई मुझे बताओ इसमें क्या बेटा, देखो लोग कहते हैं कि बहुत कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मुझे बताओ बेटा इसमें क्या मुश्किल बात है? अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, मगर ढंग से पढ़ने के बाद। याद रखिएगा बेटा, आसान नहीं है, आसान बनाया गया है इसको। अपने कोचिंग वाले किसी टीचर से पूछिएगा, नहीं करवाते बेटा कोचिंग के अंदर, नहीं पढ़ाएंगे आपको इतनी डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट कोई भी टीचर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए, अगेन अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी एंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसका मतलब क्या होता है? देखो कभी भी अगर आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी हो, ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। देखो बेटा कॉनिक सेक्शन जितनी डिटेल में मैंने पढ़ाया होगा इतनी डिटेल में किसी और बंदे ने पढ़ाया नहीं होगा। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल तरीके से सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एम स्क्वायर। अगर सर्कल की कंडीशन आ रही है तो सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये पेपर के अंदर बहुत पूछा जाएगा। मैं बार बार आपसे कुछ बातें कहता हूं, देखो कुछ चीजों को अपने पास मार्क कर लिया करो। दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये वो ऐसी चीज है ना भाई, 2012 का पेपर मुझे लिटरली बड़ा पसंद आया क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बहुत मजे मजे के सवाल आते हैं, आपको ये और कोई चीजें नहीं बता रहा होगा। तो भाई सर्कल की कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस का एम स्क्वायर। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं पैराबोला की, भाई ये अपने पास कहीं शॉर्टकट के तौर पे लिख लो। भाई मुझसे पढ़ने का फायदा ही होता है, मैं साथ साथ कुछ और बातें भी बता देता हूं। पैराबोला की कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग के बराबर होती है सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम के। कभी आपसे एलिप्स की अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछ ली जाए तो एलिप्स और हाइपरबोला की तकरीबन सेम होती है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो एलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। वाइल अगर मैं हाइपरबोला की बताऊं ना, तो भाई हाइपरबोला की क्या होती है? हाइपरबोला के अंदर सेम फॉर्मूला होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का, मगर होता क्या है, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है। ये चार फॉर्मूलाज अपने जहन में रखिएगा, पेपर के अंदर बहुत पूछे जाते हैं और कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अंदर कहता है when the axis of an ellipse lies on the axis of coordinates then the graph of an ellipse is symmetric about dash x axis y axis both x and y origin। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक के मायने होते हैं कि आपकी शेप के एग्जैक्टली बीच के अंदर आप कहाँ एग्जिस्ट कर रही है आपकी ग्राफ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इलिप्स की कंडीशन के ऊपर बात करूं तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ आ रहा है, एग्जामिनर मुझसे कहता है भाई सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिकल लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जो कि आपके पर्टिकुलर जो भी आपकी फिगर है ना उसको एग्जैक्टली दो हाफ हिस्सों में ब्रेक करने वाली लाइन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल लाइन। अब एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई when the axis of an ellipse lies on the axis of coordinates, axis of coordinates का मतलब क्या होता है? x पे भी लाई करना, y पे भी लाई करना। axis of coordinates यानी कि x axis and y axis। तो एग्जामिनर कह रहा है when the axis of an ellipse lies on the axis of coordinates, जब ellipse का axis दोनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाई करेगा तो फिर इलिप्स कहां पे सिमेट्रिक होगा? तो जाहिर सी बात है भाई बोथ एक्स एंड वाई के ऊपर होगा ना। अगर मेरे इलिप्स की इस तरह की कंडीशन आ रही है कि भाई वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी टच कर रहा है, तो ऐसे इलिप्स का जो सिमेट्रिक होगा वो अलोंग बोथ द एक्सिस होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेजर एक्सिस देखो तो भाई दोनों तरफ हाफ हाफ एग्जैक्टली कट हुआ हुआ होगा। अगर आप माइनर एक्सिस देखो तो दोनों तरफ हाफ हाफ एग्जैक्टली कट हुआ होगा, तो सेम चीज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड फोकस इज -3,0। अब देखो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया पैराबोला की इक्वेशन बताओ जब वर्टेक्स कहां पर है? ओरिजिन के ऊपर, और फोकस का पॉइंट गिवन है -3,0। यानी कि आपको फोकस क्या गिवन है? -3,0। हमें पता है कि भाई फोकस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा a,0। और x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई y एक्सिस कहां पर है? y एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस नहीं है, x एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला लाई कर रहा है। तो हम कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे? हम इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पैराबोला के केस के अंदर जिस पर्टिकुलर भी x और y में जिसका भी एक्सिस होता है ना वो हमेशा लीनियर फॉर्म पे होता है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर x एक्सिस के ऊपर मेरा एक्सिस है तो x लीनियर फॉर्म के अंदर होगा, उस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। आपको फोकस का पॉइंट गिवन है, फोकस का पॉइंट साफ तौर पे बता रहा है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां पर है? x के ऊपर है। आप सिंपल तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू किसके बराबर है? -3 के इंटू x। तो आंसर क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का 12x। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, बनाना। ऑप्शन बी बनाना इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन, वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा बात को समझिएगा। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में खाली आपसे कहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन मुझे जाती तौर पे बड़ा पसंद आया है। तो भाई इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है ई की पावर 2 ln sin x के ऊपर। पहले लॉजिक समझो कि भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, ई की पावर को अप्लाई, ई की पावर में क्या आ रहा है, 2 ln sin x इंटू डी एक्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि भाई देखो इस क्वेश्चन में टोटल 3 प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही है, टोटल 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे सिंपल सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर। तो भाई देखो सबसे पहले तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे ई की पावर में 2 ln sin x का क्वेश्चन आ रहा है। 90% बच्चा जो ट्यूशन वाली बाजी या महंगे किसी बेकार कोचिंग से पढ़ के बैठा होगा ना, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देगा। हालांकि इस क्वेश्चन का कभी भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जरा मैं आपको समझाता हूं कि देखो जिस बच्चे ने तरीके से कॉन्सेप्ट लिया है वो खाली सॉल्व कर सकेगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा देखो इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फॉर्मूला उस वक्त तक आप अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक कि पावर में आने वाले फंक्शन का या फिर ओरिजिनल फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो देखो अगर तो यहां पे अगर आपको लग रहा है ना कि नेचुरल एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है, तो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आप उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव नहीं होगा। और 2 ln sin x का डेरिवेटिव बाहर 1/sin और फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, वो तो ऑब्वियसली दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं पे। इसका मतलब ई की पावर का फॉर्मूला तो बेटा नहीं अप्लाई हो सकता, कुछ भी हो जाए। फिर क्या अप्लाई करेंगे सर मेरा बेटा? फिर अप्लाई करने का तरीकेकार जरा समझना पड़ेगा कि भाई देखो हम यहाँ पे पहला एक कंडीशन देखते हैं। हमें मालूम है कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास ln किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा हो और उस टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही हो, तो पावर पहले आ जाती है और ln सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई होता है। तो अगर आप और से देखो तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि भाई 2 पहले आ रहा है और ln फिर अप्लाई हो रहा है sin x के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स कि भाई कोई काम अगर फॉरवर्ड हो सकता है तो उसका रिवर्स काम भी हो सकता है। तो भाई देखो अगर ये कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है तो उसको उठा के मैं एज अ पावर के तौर पे शिफ्ट कर सकता हूँ। मैथ्स मुझे पूरी इसकी इजाजत देता है। तो भाई ln की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करूं तो जो 2 आ रहा है ना, 2 कांस्टेंट पहले आ रहा है तो ये एज अ ln के फंक्शन पे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ln sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया। अब देखो हमारे पास दुनिया में एक कॉन्सेप्ट और होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ई और ln हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बेसिकली ln होता ही क्या है, लॉग हैविंग अ बेस ई इज नोन एज दी, आपके पास नेचुरल लॉग, उसको ln कहा जाता है। तो ई और ln एक दूसरे का रेसिप्रोकल पार्ट होते हैं। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में आ रहा हो ना ई की पावर ln x इंटू डी एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो भाई याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई से ln कट जाएगा, इंटीग्रेशन सिंपल फंक्शन x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और सिंप्लीफाई कर दोगे। कहने का मकसद क्या है कि ई की पावर में कभी भी ln होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, बिकॉज एक दूसरे का रेसिप्रोकेटेड पार्ट होते हैं। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो भाई ई से ln क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पे फाइनली क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अभी भी बच्चे परेशान होंगे सर सॉल्व कैसे करेंगे? 90% बच्चा यहाँ पे बगलोली क्या मारेगा कि साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बेटा साइन के अंदर इंटीग्रेशन के लिए या इंटीग्रेशन के अंदर साइन के लिए फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है, मगर साइन स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे शागिर्दों, वो तमाम बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं, उन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, उनको मैंने एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है कि कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो पाइथागोरस आइडेंटिटीज के फॉर्मूले को विद इन सेकंड्स के अंदर लगाने का एक शॉर्टकट मैंने अपने बच्चों को सिखाया था। कभी भी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स पर अगर अप्लाई हो रही हो, सिंपल तरीके से आंखें बंद करके लिखो एक दफा 1/2, एक्स का एक्स लिखो, माइनस का साइन लिखो अगर साइन स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, फिर 1/2 का 1/2 लिखो, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम्हारे साइन स्क्वायर का एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर लेट सपोज यहां पे अभी 1x लिखा हुआ है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 2 आ जाएगा। अगर यहां पे 2 होता तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते, नीचे 4 आ जाता। अगर यहां पे 3 होता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट में लिखते। जो भी वैल्यू तुमने यहां ब्रैकेट में डाली, ऊपर जाके सिंपल साइन लिखो, और उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू तुमने यहां पे ब्रैकेट में डाली, उसको भी उठा के यहां पे डाल दो। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तुम्हारा क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर होगा। तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं किए मैंने, माशाल्लाह से जिन लोगों ने पेपर बनाया उनको भी ट्रिक नहीं पता थी। तो ऑप्शन नंबर डी वैसे उन लोगों ने सही कहा हुआ है, बट यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। बेटा $1 बिलियन की शॉर्टकट है, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एप्टीट्यूड की बहुत अच्छी हो,
तो उसके लिए आप बैच को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, राउंड 1 की भी, राउंड 2 की भी, और नस्ट की, फास्ट की, एंड सो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर बेटा सबसे बेहतरीन रिजल्ट मेरे शागिर्दों का होता है। एनईडी के अंदर तो खैर टॉप पोजीशन होती है मेरे शागिर्दों की, उसके अलावा नस्ट, फास्ट सबके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं बच्चे। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन की लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या है। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ई की पावर के अंदर 2ln इंटू साइन एक्स, तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले देखो ई से आप ln डायरेक्टली नहीं काट सकते, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 2 को एज अ पावर में शिफ्ट कर दिया, उसके बाद ई से आपने ln को कैंसिल आउट कर दिया, 2 जो आ रहा था आपने इसको पावर में शिफ्ट करा, और ई से ln आउट, ln क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बेसिकली इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर। भाई एक शॉर्टकट होता है, कभी भी इंटीग्रेशन अगर साइन स्क्वायर एक्स पे अप्लाई हो रही हो तो उसके लिए शॉर्टकट है, कॉस स्क्वायर पे अप्लाई हो रही है उसके लिए शॉर्टकट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स, एग्जामिनर कहते हैं इसको सॉल्व करना है, तो भाई इसकी विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, 1/2 का 1/2 लिखो, ऊपर x का x लिखो। अगर साइन स्क्वायर है, साइन का फंक्शन है, तो नेगेटिव का साइन लगाओ, 1/2 का 1/2 लिखो, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम्हारे एंगल का कांस्टेंट पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 3 2 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऊपर जाके अगेन साइन लिखो, और जो भी यहाँ पे वैल्यू थी उसको सिंपल आंखें बंद करके यहाँ पे लिख दो, तो ये तुम्हारा पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, 6x प्लस का सी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके पास क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर कॉस के लिए आ जाए, मैं कहता हूँ क्वेश्चन आ जाए, ये सिर्फ शॉर्टकट स्क्वायर के लिए होता है। अगर आपके पास कॉस स्क्वायर 5x आ जाए, cos स्क्वायर 5x इंटू dx, रिमेंबर दिस थिंग, शॉर्टकट कहां पे अप्लाई होगी, जब कभी साइन या cos के ऊपर स्क्वायर होगा और आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी। तो भाई ये शॉर्टकट्स आपको, ये मजे मजे की एप्टीट्यूड की ट्रिक्स आपको कोई कोचिंग सेंटर, महंगा बेकार कोचिंग सेंटर नहीं सिखाएगा। अपनी जिंदगी की, अपने माँ बाप के 60,000 रुपए जाया करोगे यहाँ पे जाके, किसी महंगे कोचिंग में जाओगे, ये कौन से हो गए भाई, ये गली मोहल्ले में खुले नीस, या ये ग्रेड श्रेड हो गए, किप शिप्स हो गए, तो भाई वहां पे कोई तैयारी नहीं होती मेरा बेटा, सिर्फ टाइम जाया होता है। तो भाई प्रॉपर तैयारी आपके लिए सारा यूट्यूब पे डाला हुआ है, नहीं पढ़ना वहां से तो भाई आप बैच में भी आ सकते हो, एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि भाई आपने क्या करना है, आपको कॉस स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन लेनी है, तो कैसे लोगे, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, 1/2 का 1/2 लिखो, एक्स का एक्स लिखो। अगर कॉस का फंक्शन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस के लिए सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन के लिए नेगेटिव होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 1/2 का 1/2। जो भी यहाँ पे आपका एंगल आ रहा है, जो भी यहाँ पे आपका एंगल आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 10 बन गया। आगे जाओगे ऊपर हमेशा साइन ही आएगा, ऊपर हमेशा साइन ही आएगा। अब जो भी वैल्यू ब्रैकेट में लिखी थी उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ गया विद इन सेकंड्स के अंदर। तो भाई ये सारी शॉर्टकट्स बड़े काम के आते हैं मेरा बेटा। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर आपकी तैयारी हो तो यू कैन इजीली कम इन दी एप्टीट्यूड बैच, इसमें 7,000 रुपीज के अंदर आपकी हर चीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, नस्ट की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, आईबीएससी की कर रहे हो, एंड सो ऑन। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, ये कहता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1, इट इज अप्लाइंग ऑन फंक्शन दैट इज k, ऑन इंटीग्रेशन भी k की रिस्पेक्ट से ली हुई है, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक फंक्शन k आ रहा है और उसके ऊपर इंटीग्रेशन k की रिस्पेक्ट से अप्लाई करनी है, कोई मसले की बात नहीं। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये बन जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जो भी आपकी लिमिट्स आ रही हैं वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी। अब जब आप इंटीग्रेशन को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो ये 1/2 पहले आ गया, और सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, अब जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो k का स्क्वायर यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट शुड बिकम 2 स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस का 1 3, यानी कि आंसर आ जाएगा सिंपल 3 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों वाला क्वेश्चन है और आपको खाली के देके कंफ्यूज कर रहा है, यानी कि लेट्स सपोज क्वेश्चन बेसिकली ये आ रहा है, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन 2 और 1, एक्स गिवन है और इंटीग्रेशन लेनी है एक्स रिस्पेक्ट से, यहाँ पे के खाली देके कंफ्यूज कर रहा है, हालांकि है बहुत ही आसान चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए, फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय एम का, और कहता है डी एम के ऊपर अप्लाई करके दिखाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पेपर आ रहा है ना, बिलीव मी बड़ा लॉजिकल पेपर है, बड़ा मजे का पेपर है। इस क्वेश्चन, इस पेपर के अंदर और 2012 के ऑनवर्ड पेपर में गारंटी दे सकता हूँ नल्ला बच्चा कभी क्लियर ही नहीं कर सकता था टेस्ट को। अगर कोई नल्ला बच्चा बैठा हुआ है, तैयारी नहीं करी हुई, सिर्फ पास पेपर्स पर रिलाय कर रहा है, क्लियर ही नहीं कर सकता। कॉन्सेप्चुअल सारा माल भरा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल सारी बातें भरी हुई है। कोई नॉर्मल टीचर आपको आधे घंटे की क्लास में अगर वन शॉट पढ़ा रहा है, कभी कवर ही नहीं करवा सकता उसको। भाई एप्टीट्यूड के अंदर ये आधे घंटे की क्लास के अंदर पूरा चैप्टर थोड़ी निकाला जाता है, उसमें प्रॉपर डिटेल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, भाई आपको समझना पड़ता है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, चीजें होती हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है,
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है 1/m के ऊपर और इंटीग्रेशन m की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करोगे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। कैसे अप्लाई करोगे? देखो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दुनिया के अंदर। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कभी भी आपके पास अगर 1/, फंक्शन आ रहा हो और नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 हो तो पावर फॉर्मूला फेल हो जाता है इंटीग्रेशन का। और अगर फिर हम क्या करते हैं, एलन शॉर्टकट पे जाते हैं। एलन शॉर्टकट कहता है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हो तो m का डेरिवेटिव m की रिस्पेक्ट से ऊपर 1 मौजूद है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन जब अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, एलन शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे, एलन लिखा जाएगा और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है ये एलन का फंक्शन बन जाएगा। अब जो भी आपकी लिमिट्स आ रही है ना ये क्या बन जाएंगी, ये आपके एलन की आपके पास ये पर्टिकुलरली आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो आ रही है ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी। अब यहाँ पे फाइनली आप लोग क्या करोगे, अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे। जब लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो लिमिट्स अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस का एक दफा फंक्शंस के अंदर लोअर लिमिट डाल दोगे। तो आंसर क्या आ गया, एल एन बी माइनस का एल एन ए। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे। बेटा हमारे पास लिमिट्स के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास लेट सपोज एक लिमिट आ रही है एल एन ए और दूसरी आ रही है एल एन बी, लेट सपोज आपके पास दो एल एन के फंक्शंस आ रहे हैं और दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों के ऊपर इंडिविजुअली एल एन अप्लाई हो रहा है। तो एल एन ये कहता है कि यार देखो कभी भी दो एल एन के फंक्शंस अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एल एन को आप एक ही बार लिखो और दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो। ये एल एन की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि देखो अगर एल एन बी माइनस का एल एन ए आ रहा है इसका मतलब क्या है, एल एन को एक बार लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एल एन बी डिवाइडेड बाई ए प्लस के सी के साथ मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना। तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये 2012 का जो पेपर है बेतहाशा इंपॉर्टेंट पेपर है। रिमेंबर दिस थिंग, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर मैंने अभी तक कोई नहीं देखा। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 2012 इंपॉर्टेंट था, 2020 से ऑनवर्ड इंपॉर्टेंट पेपर है। मगर देखो सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर रिलाय नहीं करना, सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर रिलाय करोगे तो मेरा बेटा 60 नंबर भी नहीं लेकर आओगे। रिमेंबर दिस थिंग, आपने अपनी तैयारी प्रॉपर करनी है और साथ साथ पास पेपर्स को लाजमी करना है। पास पेपर्स ऑलवेज प्लेज अ रोल एज द चेरी ऑन द टॉप। इसका बेसिक जुमला क्या मतलब क्या है, इस जुमले का मतलब ये होता है कि बेटा देखो पास पेपर्स को आपने वहां पे यूज करना होता है जब आप साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को ले रहे हो। अगर आप डायरेक्टली पास पेपर्स करने के ऊपर जाओगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कौन सी शॉर्टकट कब अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, सर हाशिम में क्या बता रहे हैं। तो भाई देखो सुनने में कितना अच्छा लगता है कि सर हाशिम ने 25 एमसीक्यू विद इन हाफ एन आवर में सॉल्व करवा दी, कितने मजे से सॉल्व करवा दी, कितनी सारी शॉर्टकट बता दी। मगर मेरा बेटा ये आसान नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूँ ना भाई ये आसान बनाया गया है, इसके पीछे मेरे शागिर्दों के लिए बड़ी मेहनत होती है बेटा, इसके पीछे बड़ी प्रैक्टिस होती है, आप लोगों के लिए बड़े लेक्चर्स के क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। कहने का मकसद क्या है कि देखो पास पेपर सिर्फ कवर नहीं करने, प्रॉपर एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है और साथ साथ दिन में 1 घंटा 2 घंटा हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स को सॉल्व करने के लिए देना है। अगर सिर्फ पास पेपर्स करके जाओगे तो अपने साथ ज्यादती करोगे, आपने खुदारा ये काम नहीं करना। ये बात मैं बार बार बच्चों को समझाता हूं कि बेटा देखो पास पेपर्स के अलावा के अगर क्वेश्चंस अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए तो आपका पूरा पेपर बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब होता है खराब हो गया। तो रिमेंबर दिस थिंग, यूनिवर्सिटी लाइफ इज नॉट अ जोक। आपको मेहनत करनी है तभी आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे। इस क्लास का इख्तिताम एक शेर के साथ करूंगा, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है। गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तोफली क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर मेहनत नहीं कर सकते ना तो कभी भी आप एक अच्छे महान योद्धा जंग के वॉरियर नहीं बन सकते। तो भाई अगर आप जंग के अंदर जीतना चाहते हो तो आपको गिरना भी पड़ता है, आपको टाइम भी अपना देना पड़ता है, आपको फजूल एक्टिविटीज छोड़नी पड़ती हैं, स्नैपचैट इंस्टा और फेसबुक से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ती है, दोस्तों की फुटबॉल पार्टीज और क्रिकेट पार्टीज को छोड़ना पड़ता है और दिन में 18-18 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता है। सही है ना। एक क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर कितना टाइम दें पढ़ाई को। भाई आपने उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि आपका टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर ना हो जाए। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। नहीं होता तो फिर आप पढ़ते रहोगे। सही है ना। तो एक बेसिक चीज होती है भाई, ये चीज होती है ना मम्मी डैडी बच्चों की कि सर कब तक पढ़ना है, कितने घंटे दिन में देने चाहिए। तो मुझे आज तक इस क्वेश्चन का कभी आंसर नहीं मिल सका टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई मेरे नजदीक तो आपको उस वक्त तक पढ़ना है, क्योंकि मैं उस वक्त तक पढ़ता था भाई जब तक मेरा काम एक टारगेट अचीव ना हो जाए, जिस टारगेट के लिए आई एम वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट इज वेरी सिंपल यार। तो कहने का मकसद ये कि देखो अपनी तैयारी बेस्ट करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। सो बाकी ये कि भाई एप्टीट्यूड की प्रॉपर तैयारी करो। अगर आप रिसेंट बैच में ज्वाइन होना चाहते हो उसमें आप ज्वाइन भी हो सकते हो। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।